कभी महान रही उस सिटी के दुखभरे खंडहर उनके चारों ओर ऐसे फैले थे जैसे किसी विशाल पत्थर की भूल भुलैया हो। ऊपर धुंधला आसमान और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। चारों स्लीपर्स का छोटा सा दल ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल कब्रिस्तान में भटक रहा हो। सनी को बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि डार्क सिटी की इन अंधेरी परछाइयों में असंख्य भयावह चीजें छिपी हुई हैं। एक गलत मोड़ उनकी जान ले सकता है। इस प्राचीन खंडहर में उन्हें अपनी जिंदगी अपनी गाइड के हाथों में ही सौंपनी थी। खुशकिस्मती से उनकी गाइड कोई उदास कवि नहीं, बल्कि एक लंबी, बेहद आकर्षक और पुरानी कवच पहने हुई युवा औरत थी जो काफी खुला पहने थी। मौजूदा हालात में सनी को किसी राइटर से ज्यादा एक वॉरियर का साथ ही पसंद आता। सच कहें तो हालात का इससे कोई लेना देना नहीं था। सनी तो सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जहां किसी राइटर की जरूरत पड़े। उसकी नज़र में तो सारे राइटर्स आलसी और बेसमझ लोग होते हैं जिनकी असली कला बस ईमानदार लोगों से पैसे निकलवाने और उन्हें सैडिस्टिक क्लिफहैंगर्स से तड़पाने में होती है। और फिर कोई भी राइटर एफी जैसी बॉडी लेकर नहीं आता था। रुको, क्या सोच रहा है वो? अपने दिमाग को गटर से बाहर निकालते हुए सनी ने माथे पर शिकन डाली और खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। एक तरह से यही मजबूरी उसके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। पिछले दिन जो कड़वी सच्चाई सामने आई थी, उसके बाद के दर्द और निराशा से ध्यान हटाने में यही खतरा भरी हकीकत मदद कर रही थी। उन्हें बस चलते रहना था। एक कदम दूसरे के आगे रखो और ज्यादा मत सोचो। एक एक कदम करके ही वो सरवाइव करेगा। भारी सांस लेकर सनी ने चारों ओर देखा और चलना जारी रखा। जैसा एफी ने कहा था, इन खंडहरों को पार करना सचमुच बहुत धीमा और थकाऊ काम निकला। हंट्रेस उन्हें चौड़ी और तंग गलियों की जटिल भूल भुलैया से ऐसे अजीब रास्तों से ले जा रही थी जिन्हें शायद वही जानती थी। कई बार उन्हें अचानक रुकना और किसी अनदेखे खतरे के गुजरने तक छिपकर इंतजार करना पड़ता। कभी वे खुले आसमान के नीचे चलते तो कभी टूटे हुए भवनों के अंदर घुस जाते और मलबे के बीच रेंगते हुए पार करते। कभी कभी एफी उन्हें आधे गिरे हुए घरों से होकर किसी छिपी गली में निकाल देती। 2-3 बार तो उन्हें छतों पर भी चढ़ना पड़ा। वहां से वे टूटे फूटे टाइल्स और सड़े हुए लकड़ी के तख्तों पर संतुलन बनाते हुए चलते। कभी बड़ी दरारें पार करने के लिए कूदना पड़ता। ऐसे वक्त में नेफ या सनी कैसी को अपनी बाहों में उठा लेते। सनी हैरान था ये देखकर कि कुछ इमारतों के अंदरूनी हिस्से अब भी इतने अच्छी हालत में थे मानो उनके बाशिंदे कुछ दिन पहले ही यहां से निकले हों, जबकि असल में हजारों साल बीत चुके हैं। उन जगहों को देखकर उसे यह अंदाजा होता कि इस प्राचीन शहर के लोग कभी कैसे जिया करते थे। वो नज़ारा अजीब और डरावना दोनों था। साथ ही सनी को अब पूरी तरह यकीन हो गया कि एफी सच में इन खंडहरों को बहुत अच्छी तरह जानती है। हर जगह उसके आने जाने के निशान थे। छतों के बीच रखे लकड़ी के तख्ते या पत्थर के बड़े स्लैब जो छिपे रास्तों को ढकने के लिए रखे गए थे, सब बताते थे कि एफी ने सालों तक मेहनत करके इन जानलेवा खंडहरों को अपने निजी शिकार क्षेत्र में बदल दिया था। अब सनी के मन में उस बेपरवाह दिखने वाली लड़की के लिए नई इज्जत जागी। वो इस खतरनाक जगह को लगभग सुरक्षित और आसान दिखा देती थी, लेकिन सनी जानता था कि हकीकत इससे कोसों दूर थी। उसे पूरा एहसास था कि मौत हर पल उनके पीछे पीछे चल रही थी और एफी की समझदारी व वक्त पर किए गए फैसले ही उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए थे। रास्ते में उन्हें कई ताजे फाड़े हुए शव भी दिखे जो साफ सबूत थे कि डार्क सिटी अब भी जीवंत भय से भरा हुआ है। यहां तक कि डरावने नाइटमेयर क्रीचर्स भी यहां सुरक्षित नहीं थे। कई बार उन्होंने पत्थरों पर पंजों की खरोच की आवाजें सुनी, जमीन को भारी कदमों से कांपते महसूस किया या आसमान से गुजरती परछाइयों को देखा। ऐसे हर पल में एफी फौरन रास्ता बदल देती या कोई गुप्त छिपने की जगह ढूंढ लेती। एफी से मिलना वाकई किस्मत की बात थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, सनी के मन में भारीपन बढ़ता गया। चाहे आगे जो भी हो, उसे मालूम था कि इस जगह उन्हें खाने के लिए खुद ही शिकार करना पड़ेगा। यानी उसे वो सब कुछ सीखना होगा जो एफी ने सीखा था, और शायद उससे भी ज्यादा। ये सोचकर ही उसके भीतर डर समा गया। उसे नहीं पता था कि वो ये सब कर भी पाएगा या नहीं। कम से कम वो अकेला नहीं था। नेफिस और कैसी उसके साथ थीं। उनकी मौजूदगी उसे सुकून देती थी। इस नर्क जैसी जगह में अकेले रहना, उसने सोचा भी नहीं। वो जिंदगी नहीं, सजा होती। शायद उसे पागल बना देती। क्यों सोचना ऐसी चीजों के बारे में जो कभी नहीं होने वाली। नेफिस और कैसी को देखकर सनी मुस्कुराया और एफी के पास पहुंचने के लिए कदम तेज कर दिए। सोचने पर उसे महसूस हुआ कि वो एफी से कहीं बेहतर हालत में है। उसके पास भरोसेमंद साथी हैं जिन पर वो विश्वास कर सकता है। तीनों एक दूसरे को मजबूत बनाते थे। इसके अलावा उसका अपना एस्पेक्ट भी उसे शारीरिक तौर पर ताकत बढ़ाने की एबिलिटी देता था, भले ही थोड़ी कमजोर सही, पर बहुत काम की थी। वो अपनी इस शक्ति को मेमोरीज या चीजों में भी स्थानांतरित कर सकता था
और सबसे अहम, वो अपने शैडो को भेजकर बिना दिखाई दिए किसी जगह की टोह ले सकता था। सनी चाहता था कि अपने शैडो की मदद एफी को भी दे, लेकिन उसे डर था कि ये सुरक्षित नहीं होगा। अगर कुछ क्रीचर्स विचारों या भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो क्या पता वे उसके शैडो की नज़र को भी महसूस कर लें। पहले उसे इस पर और जानना और प्रयोग करना होगा। इन सोचों ने उसका मूड थोड़ा बेहतर कर दिया। धीरे धीरे जैसे सूरज ढलने लगा, वे उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गए जिस पर वो शानदार कासल खड़ा था। सनी ने ऊपर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बेचैनी और घबराहट उसके मन को जकड़ने लगी। अब जो कुछ भी आगे होने वाला था वही तय करेगा कि उनकी किस्मत सुधरेगी या और बिगड़ेगी। शापित शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी खंडहरों के ऊपर उठी हुई थी। उसके तल पर सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मेहराब खड़ा था, जो पूरे विनाश के बीच भी एकदम साफ सुथरा था, जैसे किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने उसे इस अंधेरे के क्षरण से बचाकर रखा हो। उस मेहराब के पार सफ़ेद पत्थरों से बनी एक चौड़ी सड़क पहाड़ी की ओर ऊपर चढ़ रही थी। जब वो सब उस मेहराब के नीचे से गुजरे, सनी ने ऊपर देखा और कल्पना करने की कोशिश की कि कभी इसी रास्ते से उत्सव के कपड़ों में सजे लोग हंसते गाते गुजरते होंगे। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया कि ये शहर तब कैसा रहा होगा, उस रहस्यमयी आपदा से पहले जिसने सब कुछ मिटा दिया। एफी ने बिना सिर घुमाए हल्की उदासी भरी आवाज में कहा, इन खंडहरों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां नाइटमेयर क्रीचर्स किसी कारणवश नहीं जाते। कासल उन्हीं जगहों में से एक है। सुना है, जब पहली बार स्लीपर्स का एक दल यहां आया था और उन्होंने शहर में टिकने की कोशिश की थी, तब महल के सिंहासन कक्ष में बस एक स्पायर मैसेंजर का बसेरा था, बाकी कोई क्रीचर नहीं था, और उन पागलों ने सच में उसे मार भी डाला। नेफिस ने उसकी ओर देखा। स्पायर मैसेंजर? एफी हल्का हंसी। काले परों और सफ़ेद शरीर वाले बड़े बदसूरत जीव। तुमने उन्हें लैबिरिंथ में उड़ते देखा होगा। वही स्पायर से आते हैं। चेंजिंग स्टार थोड़ी देर सोचकर बोली, उनकी रैंक और क्लास क्या होती है? एफी थोड़ी सिहर उठी। फॉलन बीस्ट्स। इसलिए मैंने कहा कि वो लोग थोड़े पागल थे, मगर बहुत ताकतवर भी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, शायद उन्हें मारने में भी बहुत कुछ खोना पड़ा होगा। उस आखिरी बात ने सबका मन गंभीर कर दिया। फिर सब बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। सफ़ेद पत्थरों की वो सड़क पहाड़ी के चारों ओर घूमती हुई ऊपर चढ़ती जा रही थी। जगह जगह सीढ़ियां और पत्थर की दीवारें बनी थीं, जो एक ओर से खूबसूरत तो दूसरी ओर बहुत मजबूत लग रही थीं, मगर वहां कोई पहरेदार नहीं था। पूरी सड़क सूनी थी। सनी ने एक पत्थर की दीवार की ओर इशारा करते हुए पूछा, यहां कोई पहरेदार क्यों नहीं है? एफी ने कंधे उचकाए। गनलॉक के पास मुश्किल से इतने लोग हैं कि वो कासल की दीवारों की रखवाली कर सके, मगर वो किसी को आते जाते देख लेते हैं। ऊपर से पूरा शहर साफ दिखाई देता है, और उन्होंने कई तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बना रखी हैं। उन्होंने हमें देख लिया होगा। सनी को ये सोचकर अजीब सा लगा कि कोई अनदेखी निगाह उन्हें ऊपर से देख रही है। काफी देर तक सफ़ेद पत्थर की घुमावदार सड़क पर चलते रहने के बाद वो आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और सामने पूरे वैभव के साथ उस विशाल कासल को देखा। करीब से देखने पर वो और भी शानदार लग रहा था। वो भी उसी सफ़ेद संगमरमर से बना था जैसा नीचे का मेहराब, आसमान को छूने वाला, मानो इंसानों ने कोई सफ़ेद पर्वत ही गढ़ दिया हो। उसका सबसे आगे वाला टावर चौड़ा और डरावना था, जिसमें एक ऊंचा द्वार था, और उससे नीचे एक भव्य सीढ़ी उतरकर एक बड़े पत्थर के चबूतरे तक जाती थी, जहां सड़क खत्म होती थी। उसके दोनों ओर थोड़े आगे निकले दो और टावर थे, जो मेहराबनुमा पुलों से उससे जुड़े थे, और उनके पास भी छोटे टावर थे। पीछे की ओर मुख्य किला और भी ऊंचा उठता हुआ लग रहा था, मानो दूर क्षितिज में खड़े लाल रंग के भयावह क्रिम्सन स्पायर को चुनौती दे रहा हो। किले के चारों ओर छोटे छोटे टावर, बुर्ज और गलियारे थे, जो पूरे ढांचे को एक अजीब मगर सुंदर तालमेल देते थे। पूरा किला इतना भव्य और दिव्य लग रहा था कि जैसे वो इंसानों के नहीं, बल्कि देवताओं के रहने की जगह हो। लेकिन इस दृश्य की खूबसूरती को खराब कर रही थीं वो खोपड़ियां जो किले के दरवाजे के ऊपर जंग लगी जंजीरों से लटक रही थीं। सनी का चेहरा उतर गया, वो हकीकत की कठोरता में लौट आया। उसकी नज़र नीचे गई तो उसने देखा कि उस पत्थर के चबूतरे पर चारों ओर छोटी छोटी झोपड़ियां बिखरी थीं। टूटी फूटी ईंटों, सड़े लकड़ी के टुकड़ों और मॉन्स्टर की खालों से बनाई गईं, वो झोपड़ियां पत्थरों से ऐसे चिपकी थीं जैसे हवा के झोंके से उड़ जाने से डरती हों। कुछ ही देर में एक अजीब मगर परिचित सी गंध उसके नथनों में भर गई। वो गंध थी झुग्गी की, गरीबी और गंदगी की मिलीजुली बू, जो उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रही थी। सनी ने हल्की हंसी में कहा, वाह, घर लौट आया। उन झोपड़ियों के बीच दुबले पतले, खाली निगाहों वाले लोग अपनी दुख भरी जिंदगी किसी तरह गुजार रहे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले थे, मगर कुछ के शरीर पर चमकती मेमोरीज थीं। जो कवच पहने थे वो बाकी सबके बीच अलग नजर आ रहे थे।
उनमें से ज़्यादातर बहुत कम उम्र के थे, सनी की उम्र के ही। उनके चेहरों पर थकान और हताशा साफ झलक रही थी। सनी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। कितनी अजीब बात थी, इतने संघर्षों के बाद भी वो वहीं लौट आया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। फर्क बस इतना था कि अब हालत पहले से कहीं ज्यादा बुरी थी। शायद यही किस्मत थी, और अगर नहीं तो फिर क्या था? क्या विडंबना थी ये? चेंजिंग स्टार की आवाज ने उसे उसके ख्यालों से खींच लिया। सनी, तुम ठीक हो? वो कुछ पल पलकें झपकाता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, बस पुरानी बातें याद आ गईं। शायद उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो नेफिस को अजीब लगा, क्योंकि उसने उसे एकटक देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अभी ढीले मत पड़ना। फिर उसने एफी की ओर मुड़कर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? एफी ने इधर उधर देखा और बोली, अंधेरा होने वाला है, तो मैं सलाह दूंगी कि तुम लोग कोई खाली झोपड़ी ढूंढ लो। यहां हर मौसम में इतने लोग मरते हैं कि खाली झोपड़ियां हमेशा मिल जाती हैं। वरना तुम में से 2 लोग ट्रिब्यूट देकर कासल के अंदर जा सकते हो, लेकिन तीसरे को बाहर रहना पड़ेगा। चेंजिंग स्टार कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और तुम? एफी हंस पड़ी, मैं? वो जो सामने वाली आलीशान एक कमरे की झोपड़ी है, वही मेरा घर है। सबसे बढ़िया कबाड़ से बनी हुई, पर कबाड़ तो है ही। मैं अब वहां जाकर खाना बनाऊंगी और सो जाऊंगी। इन 2 दिनों से बुरी तरह थक गई हूं। माफ करना, मैं मेहमान नहीं रखती। निफिस कुछ कहना चाहती थी, मगर खुद को रोक लिया और बोली, ठीक है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारा उपकार मैं नहीं भूलूंगी। एफी मुस्कराई, उसके कंधे पर हाथ रखा और सनी व कैसी की ओर मुड़कर बोली, चलो डूफस, बाय डॉल, फिर मिलते हैं। और फिर वो एक खुशी भरा गीत गुनगुनाती हुई चली गई। अब वो तीनों अकेले खड़े थे, नहीं जानते थे कि आगे क्या करें। चारों ओर के लोग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बस कभी कभी बेपरवाह निगाह डाल देते थे। बस कैसी की सुंदरता पर कुछ काले लालची निगाहें जरूर टिक गई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद चेंजिंग स्टार ने धीरे से अपनी हथेली खोली, जिसमें 2 सोल शार्ड्स चमक रहे थे जो उन्होंने रोलिंग स्टोन के अवशेषों से पाए थे। अब फैसला लेने का समय आ गया था। नेफिस ने चमकते हुए क्रिस्टल्स को अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से उन्हें देखने लगी। सनी भी उन टुकड़ों को घूर रहा था, उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल घूम रहे थे। टूटे हुए सोल्स के ये अवशेष धुंधली शाम की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहे थे। उनके आसपास बाहरी बस्ती के लोग घबराहट में अपने अपने छोटे छोटे झोपड़ों में घुसने की जल्दी में थे। सूरज पहले ही क्रिम्सन स्पायर की विशाल परछाई के पीछे छिप चुका था, जिसने पूरी दुनिया को अपने डरावने साए में डुबो दिया था। हवा में डर और बेचैनी घुली हुई थी। सनी ने मुंह बनाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? चेंजिंग स्टार ने एक लंबी सांस ली और ऊपर देखा। उसका सफेद चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपने शांत स्वर में कहा, हमें अलग होना पड़ेगा। सनी हंसा, तुम्हें पता है ना कि जब लोग ऐसी स्थिति में अलग होते हैं तो आमतौर पर क्या होता है? नेफिस की ठंडी, धूसर आंखों में जरा भी मजाक नहीं था। ये कोई नाटक नहीं है सनी। हमारे पास इतना है कि हम में से 2 लोग एक हफ्ते तक खाना और ठिकाना पा सकते हैं। इस मौके को गंवाने की कोई वजह नहीं है। कैसी ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर उलझन थी। लेकिन तीसरा क्या करेगा? एक असहज खामोशी फैल गई, जिसे केवल हवा की सीटी जैसी आवाज तोड़ रही थी। सनी ने पहले उस अंधी लड़की की तरफ देखा, फिर नेफिस की ओर और आखिर में खुद पर नजर डाली। उनमें से कौन वो तीसरा होने वाला था जो सर्दी में भूखा रहेगा, जबकि बाकी दोनों किले की गर्म और सुरक्षित दीवारों के अंदर पेट भरकर खाना खाएंगे? उसे अंदाजा हो गया था। क्या और उम्मीद की थी मैंने? मानव सभ्यता तक पहुंचे हुए उन्हें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए थे, और पहले ही उस नाजुक जुड़ाव की डोर जो लैबिरिंथ की भट्टी में बनी थी खुलने लगी थी। जैसा उसने सोचा था, अब जब वे इस बर्बाद दुनिया के आखिरी 3 लोग नहीं रहे, उनके रिश्ते का स्वरूप बदलने वाला था। क्या ये रिश्ता बिना मजबूरी के भी टिक पाएगा, उसे यकीन नहीं था। अपने पूरे जीवन में सनी कभी किसी समूह के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया था। उसे नहीं पता था कि इस बार कुछ अलग होगा या नहीं। जब उसका असुरक्षा का भाव भीतर से फटने को था, तभी नेफिस ने एक सांस ली और सोल शार्ड्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। लो, कैसी को अंदर ले जाओ। सनी ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसमें एक साथ हैरानी, खुशी, चिंता और साथ ही किसी अजीब से शर्म और गुस्से का भाव भी था। उसे समझ नहीं आया कि इस मिश्रण से कैसे निपटे, तो बस भौहें सिकोड़कर बोला, क्यों मैं? चेंजिंग स्टार ने बस एक भौं उठाई। सनी ने सिर हिलाते हुए एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, गलत मत समझना, मैं मना नहीं कर रहा।
बस ये जानना चाहता हूं कि अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? क्या किसी ऊंचे आदर्श की वजह से? नेफिस ने थोड़ी देर तक उसकी ओर देखा, फिर निर्विकार भाव से बोली, मैं कभी नोबल नहीं रही। मैं कभी दयालु नहीं रही। सनी ने झपकी मारी, दिल किया कि नेफ को चुटकी काटे और जांचे कि वो जाग रही है या नहीं। अगर वो नोबल नहीं थी तो फिर कौन था? चेंजिंग स्टार ने बस कंधे उचका दिए और नजरें फेर लीं। ये बस सही फैसला है। इस वक्त हमें जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास शैडो की ताकत है, तुम किले के अंदर जाकर बहुत कुछ जान सकते हो। जब तुम अंदर जानकारी जुटाओगे मैं बाहर से वही करूंगी। 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, सब साझा करेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सनी बस उसकी तरफ देखता रह गया। क्या नेफ ने खुद को उसकी तरह व्यावहारिक साबित कर दिया था? उसने फिर वही अजीब सी मिलीजुली भावना महसूस की, खुशी भी और थोड़ी चुभन भी। लेकिन उसने ये मान लिया था कि वे साथ काम करते रहेंगे, जैसे ये बात अपने आप तय हो। ये छोटी सी बात सनी के दिल में एक गर्माहट ले आई। नेफिस ने आगे कहा, और हाँ, हमारे सौदे की शर्तें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारा वादा था कि रास्ते में मिलने वाले हिस्से का त्याग करोगे। तो अब जब हम यहां पहुंच गए हैं, वो पत्थर वाला जीव तुम्हारा शिकार था, तो ये शार्ड्स तुम्हारे हक के हैं। सनी ने सोचा, सौदा? कौन सा सौदा? ओह हाँ, वही जो उसने चेंजिंग स्टार से किया था, जिससे वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाए और इस बात को छुपाए कि वो सोल शार्ड्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो तो लगभग भूल ही गया था, पर नेफिस को याद था। अब जब उसे याद आया कि ये सौदा खत्म हो चुका है, उसके भीतर हल्की सी कसक उठी, जैसे उनके बीच की एक पतली डोर टूट गई हो। उसने एक लंबी सांस ली और वो सोल शार्ड्स उसके हाथ से लेकर कसकर पकड़ लिए। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। सनी ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप हो गया। वो थोड़ा किनारे हट गया ताकि दोनों लड़कियां आपस में विदा ले सकें। कुछ देर बाद कैसी का नाजुक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। सनी ने उस अंधी लड़की की ओर देखा, कुछ पल खामोश रहा और पूछा, तैयार हो? कैसी ने झिझककर जवाब दिया, उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। हाँ। इतना कहकर दोनों चल पड़े और नेफिस को पीछे छोड़ दिया, जो उतरती रात के अंधेरे में अकेली खड़ी थी। अंधी लड़की का हाथ थामे सनी उस भव्य सीढ़ी की तरफ बढ़ा जो शानदार मार्बल कासल के विशाल दरवाजों तक जाती थी। यहां सिर्फ हवा की हूक और बढ़ते अंधेरे का साया था। ऐसा लगता था मानो झुग्गियों में रहने वालों को इस चौड़े पत्थर के रास्ते पर घर बनाने की अनुमति नहीं थी। सनी ने कहा, सावधान, आगे सीढ़ियां हैं। कैसी को चेतावनी देने के बाद उसके दिल में ठंडक उतर आई। उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वो इन सीढ़ियों पर कदम रखेगा, वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। दांत भींचते हुए सनी ने पहला कदम रखा और कासल की ओर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वे ऊपर पहुंचे और 2 कठोर चेहरों वाले गार्ड्स के सामने रुक गए। दोनों जवान गार्ड्स ने आर्मर टाइप मेमोरीज पहनी हुई थीं और अपने हथियार खुले में पकड़े हुए थे, जैसे किसी को भी चेतावनी दे रहे हों कि पास मत आना। उन्होंने सनी को नफरत भरी नजरों से देखा। क्या चाहिए तुझे, चूहे? सनी कुछ पल झिझका, फिर सोल शार्ड्स आगे बढ़ा दिए। गार्ड्स में से एक ने उन पर नजर डाली और मुस्कुराया, अरे देखो जरा, चूहे ने हमें तोहफा लाया है। हंसते हुए उसने वो चमकते क्रिस्टल्स लिए और हाथ हिलाया, चल अंदर, कोई तुझसे मिलेगा। सनी ने अपनी आंखों में उभरते गुस्से को दबाते हुए एक फीकी मुस्कान दी और सावधानी से उनके पास से गुजर गया। ऊपर झूलते दर्जनों इंसानी खोपड़ियों को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और अंधी लड़की को लेकर कासल के दरवाजे के अंदर चला गया। जब वो लोग उस सजावट भरे गेट से अंदर गए तो सामने एक बड़ा हॉल खुल गया। ऊपर से कोई अजीब सी सरसराहट की आवाज आई तो सनी ने सिर उठाकर देखा। वहां ऊंची ऊंची खिड़कियां थीं जिनमें रंग बिरंगे स्टेन्ड ग्लास लगे थे जो दूर छत तक पहुंच रहे थे। दिन के समय शायद ये पूरा हॉल उन रंगीन किरणों से चमक उठता होगा, लेकिन इस वक्त कई यंग औरतें तेजी से एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक जा रही थीं और उन पर मोटे मोटे कपड़ों की परतें डाल रही थीं। जिन लकड़ी की सीढ़ियों पर वो चढ़ रही थीं, वो चरमराकर अजीब सी मधुर आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये कपड़े इस तरह से बांधे जा रहे हों कि रात के वक्त कासल के अंदर से जरा सी भी रोशनी बाहर न जाए। सनी को शक हुआ कि शायद पूरे इस संगमरमर के किले की हर खिड़की इसी तरह ढकी जा रही होगी। तभी उसके दिमाग में ये बात आई ही थी कि पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा तो वो भारी गेट बंद हो रहे थे। बाहर जिन 2 गार्ड्स ने उनका स्वागत किया था, वो अब मिलकर एक मोटी आयन की छड़ को ताले में डाल रहे थे। उनके चेहरों पर जोर लगाने की थकान साफ दिख रही थी। वो छड़ शायद दोनों को मिलाकर भी ज्यादा भारी थी। अब कासल पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुका था, श्रापित अंधकार के आने वाले हमले का सामना करने के लिए तैयार। अचानक सनी को ऐसा लगा जैसे वो किसी पिंजरे में फंस गया हो।
खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने चारों ओर देखा तो वहां एक आलीशान लकड़ी की मेज दिखाई दी जो इस भव्य हॉल में कुछ अलग सी लग रही थी। शायद इसे कासल के किसी और हिस्से से घसीटकर यहां लाया गया था। उस मेज के पीछे एक दुबला पतला यंग मैन बैठा था जो कांपते हाथों से पार्चमेंट पर कुछ लिख रहा था। वो पूरा नज़ारा किसी महंगे होटल के रिसेप्शन डेस्क जैसा लग रहा था, या फिर कम से कम सनी की कल्पना में होटल जैसा, क्योंकि असल में वो कभी किसी होटल गया ही नहीं था। कुछ पल रुककर वो उस मेज की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, सुनो, हमें बताया गया था कि अंदर कोई हमसे मिलने वाला है। वो यंग रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चौंका, सिर उठाया और डर भरे चेहरे से उसे देखा, लेकिन जैसे ही उसे पहचान मिली कि सामने कौन खड़ा है, उसके चेहरे का डर गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर कमजोरी झलक रही थी, रंग फीका था, जैसे कई दिन से ठीक से खाया न हो। वो ज्यादा उन बाहरी बस्तियों के गरीब लोगों जैसा दिख रहा था, बजाय कासल के किसी रहवासी के। बस फर्क इतना था कि उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बिना किसी फटावट या गंदगी के। आह मेहमान, माफ करना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। स्वागत है ब्राइट कासल में। वाह, तुम तो बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हो। कुछ देर और होती तो गेट बंद हो जाते। ये कहकर उसने जल्दी से उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। खैर, मेरा नाम हापर है। आज मैं मेहमानों की व्यवस्था संभाल रहा हूं। चलो देखते हैं तुम्हें कहाँ रखा जाए। ओह, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या ये तुम्हारा पहली बार ट्रिब्यूट देने का मौका है? सनी कुछ पल चुप रहा, फिर उसे कैसी का हाथ अपने कंधे पर थोड़ा कसते हुए महसूस हुआ। उसने जवाब दिया, हाँ। हापर मुस्कुराया, बधाई हो। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन कुछ महीने पहले मैं भी तुम्हारी ही जगह था। फिर लॉर्ड गनलॉक की कृपा से मैं कासल की सुरक्षा में रहने लगा। तुम्हें भी यहां बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानो। सनी ने मन में सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हापर सच में उस स्थानीय तानाशाह का आभारी था या बस ये बातें गार्ड्स को सुनाने के लिए कह रहा था। पर सच कहूं तो सनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जो बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी वो ये थी कि हापर को उनके आने के वक्त पर कोई हैरानी नहीं हुई जैसा एफी को हुई थी। फिर उसे समझ आया कि कासल में रहने वाले लोगों को शायद बाहर की बस्ती के बारे में कुछ पता नहीं होता कि कौन कब वहां आया। शायद वो यही मानते होंगे कि सनी और कैसी ने ड्रीम रेल्म में रूइंस के पास प्रवेश किया और पिछले 2 महीनों में किसी तरह सोल शार्ड्स जमा करके अब कासल तक पहुंच पाए। ये बात सनी के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि वो अभी अपनी असली ताकत या अनुभव सबको बताना नहीं चाहता था। एफी जिस तरह से लैबिरिंथ से उनके बचकर आने पर हैरान थी, उससे सनी को समझ आ गया था कि अगर लोगों को असलियत पता चली तो अनचाही नजरें उनकी तरफ मुड़ जाएंगी। वो हल्के से मुस्कुराया, तो अब हमें क्या करना होगा? हापर ने अपनी कलम उठाई और एक बड़ा लेजर खोला। बहुत आसान है, मुझे बस तुम्हारे नाम दर्ज करने हैं ताकि पता रहे कि तुम दोनों ने ट्रिब्यूट जमा कर दिया है। इसके बाद बस इतना ही। कासल में बहुत सारे खाली कमरे हैं, खासकर टावर ऑफ डस्क में। वहां बहुत शांति रहती है, तो क्यों न मैं तुम्हें वहीं ठहरा दूं? उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक रही थी। टावर ऑफ डस्क यानी शायद कासल का पश्चिमी हिस्सा जो क्रिम्सन स्पायर की तरफ होगा, इसीलिए लोग वहां रहना नहीं पसंद करते। सनी के लिए तो कम लोग मतलब कम खतरा। उसने सिर हिलाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हापर फिर मुस्कुराया, बहुत अच्छा। तो अब तुम्हारे नाम? सनी ने जल्दी से बीच में बात काटी ताकि कोई और सवाल ना उठे। मैं सनलेस हूं और ये कैसिया। हापर ने उनके नाम लिखे और उनके आने की तारीख नोट की। सनी ने उसकी साफ सुथरी लिखावट को देखा, उसकी नज़र उन अंकों पर टिक गई। तो सचमुच ठीक 77 दिन बीत चुके थे उस रात से जब वो फॉरगॉटन शोर पर पहुंचे थे। शुरू में तीनों ने दिन गिने थे, लेकिन सोल डिवाउरर के साथ हुए भयानक अनुभव के बाद सनी समय का हिसाब खो बैठा था। वास्तविक दुनिया में अब बसंत शुरू हो गया होगा। पूरा एक मौसम बीत चुका था। उसे लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। सनी के दिल में उठे तूफान की परवाह किए बिना हापर ने लेजर बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सब हो गया। अब अपनी सारी चिंताएं बाहर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। इन दीवारों के अंदर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी आवाज़ खुशमिजाज थी, लेकिन सनी ने देखा कि उसने जाते जाते एक तेज नज़र उन खामोश गार्ड्स पर डाली जो बंद गेट के पास पहरा दे रहे थे। हार्पर उन्हें कासल के अंदर ले जा रहा था और रास्ते में नियम और रीति रिवाजों के बारे में छोटी छोटी बातें समझा रहा था। वो बहुत बातूनी और मिलनसार लड़का था, इसलिए सनी को जल्दी ही सब समझ में आ गया। असल में बात सीधी थी। जब तक कोई बुनियादी सह अस्तित्व के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, तब तक सब कुछ करने की आज़ादी थी। बस कुछ जगहों पर थोड़ी सावधानी रखनी थी। कास्टल के अंदर कुछ हिस्से ऐसे थे जहां सब जा सकते थे और कुछ जगहें सिर्फ गुणलाग के लोगों के लिए थीं।
उन जगहों पर एक निशान बना होता था, एक लंबी टावर के चारों ओर लिपटा हुआ सरपेंट। चलते चलते सनी ने दीवारों पर कुछ पुराने टेपेस्ट्री देखे जिन पर वही निशान बना था। काले कपड़े पर बीच में सफ़ेद टावर और उसके चारों ओर सुनहरे सरपेंट की कढ़ाई की गई थी। सनी ने सोचा, शायद ये डार्क सिटी ब्राइट कासल और उसके मालिक का प्रतीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, बस ये कि खाना, पानी और जरूरी चीजें कहाँ और कब मिलेंगी। हापर ने आखिर में एक और बात कही, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शालीन रहना होगा, खासकर जब गार्ड्स या हंटर्स से बात करो। वही हमें बचाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए सब जुटाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करो। अगर कभी कोई गलतफहमी हो भी जाए तो समझदारी से पेश आना। सनी ने उस दुबले पतले लड़के की तरफ घूर कर देखा और मन ही मन बोला, मतलब गुणलाक के लोगों से उलझो मत, और अगर वो उलझें भी तो चुपचाप सह लो। क्या ही शानदार सलाह थी। इसी बीच सनी ने कासल के अंदर लोगों की जिंदगी की झलकियां देखीं। उसे देखकर हैरानी हुई कि वो उतने दुखी या टूटे हुए नहीं लग रहे थे जितना उसने सोचा था। सब अपने अपने काम में लगे थे, जैसे ये कोई सामान्य जगह हो। हाँ, उनके चेहरों पर चिंता और थकान साफ दिख रही थी, पर वही तो असली दुनिया के लोगों में भी होता है। कुल मिलाकर ये लोग आश्चर्यजनक रूप से सामान्य लग रहे थे। शायद इंसान हर चीज के साथ ढल सकता है, और जैसा कि चेंजिंग स्टार ने उसे सिखाया था, ढलने की क्षमता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक थोड़ी बहुत स्थिरता मिल जाए, इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। और लगता था कि इस पुराने किले का अत्याचारी मास्टर, जितना भी नफरत के लायक हो, वही इस जगह को किसी तरह संभाले हुए था। एफी की वो बातें याद आईं कि वही कमीना सबको एक साथ बांधे रखे हुए है। शायद वो जरूरी बुराई है। आखिरकार वो दोनों कासल के सबसे पश्चिमी टावर तक पहुंच गए। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सब उस भयानक क्रिम्सन स्पायर के नज़ारे से डरकर दूर रहते थे। लेकिन सनी और कैसी के लिए ये जगह बिल्कुल सही थी। कैसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, और सनी तो वैसे भी शैडोज के प्रति संवेदनशील था, इसलिए स्पायर का असर उस पर नहीं पड़ता था। ऊपर से टावर की सारी खिड़कियां बंद थीं, तो वो नज़ारा भी नहीं दिख रहा था। हार्पर अचानक रुक गया और थोड़े झिझकते हुए बोला, एक बात पूछनी थी। तुम्हें एक रूम चाहिए या दो? बिना सोचे सनी और कैसी दोनों ने एक साथ जवाब दिया, एक, दो। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जम गए। कैसी का चेहरा लाल पड़ गया और सनी का और भी पीला। सनी का मतलब कुछ गलत नहीं था। इतने महीनों तक साथ रहने के बाद कैसी के पास रहना उसकी आदत बन गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। और सच्चाई ये थी कि उसे इस कासल में किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए कैसी को नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। लेकिन इस माहौल में एक ही कमरे की बात का मतलब कुछ और निकल सकता था, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। सनी ने खासकर कहा, अगर दो कमरे पास पास मिल जाएं तो दो दे दो, वरना एक ही चलेगा। हापर ने सिर खुजाते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे लगता है दो पास वाले कमरे मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ आओ। वो आगे बढ़ गया। सनी ने कैसी की तरफ देखा, सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। वो गलत नहीं समझेगी, है ना? थोड़ी देर बाद वो दो मजबूत लकड़ी के दरवाजों के सामने खड़े थे। हापर ने सनी को दो आयन कीज दी और मुस्कुराकर बोला, लो, ये रहे तुम्हारे कमरे। बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन काफी आरामदायक हैं। अब पहली बार सुकून से रात गुजारो। तुम लोगों ने बहुत समय तक डर में गुजारा होगा। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जब तक कासल के अंदर नहीं आया था। शुक्र है वो दिन पीछे रह गए। खाना कल सूर्योदय के 1 घंटे बाद में हॉल में मिलेगा। वहां मिलते हैं। इतना कहकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। अब सनी और कैसी वहां चुप खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब था। सनी ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है तुमने ये नहीं सोचा कि मैं। कैसी हंस पड़ी। मुझे पता है, बस उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कह दोगे। बताओ तो सही, तुम इस कासल के हर इंसान पर शक करते हो और अब मुझे डराने के लिए पास पास रहोगे, जैसे कोई गुस्सैल, ज्यादा प्रोटेक्टिव, वायलेंट बिग ब्रदर। सही कहा ना? वो मुस्कुराई और सिर घुमाकर बोली, सच कहूं तो मुझे भी यहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। तो धन्यवाद। हालांकि ये जगह किसी होटल जैसी लगती है। मेरे माता पिता मुझे एक बार माउंटेन वेकेशन पर ले गए थे। वहां भी हम एक पुराने होटल में रुके थे। उसका नाम क्या था? ओवरगेज? ओवरलुक? कुछ ऐसा ही था। ये जगह बिल्कुल वैसी ही लगती है। सनी मुस्कुराया, सही कहा। मैं कभी होटल में नहीं गया, पर दिमाग में यही तस्वीर आई थी। बेशक, अगर वो होटल सैकड़ों नाइटमेयर स्पेल वाले लोगों से भरा हो, जिसका मालिक कोई खूंखार अत्याचारी हो, और अगर कुछ भी गलत हो जाए तो पुलिस को बुलाने का कोई रास्ता न हो। अजीब है, सनी ने सोचा।
उसने तो पूरी जिंदगी पुलिस से डरते हुए बिताई थी और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे सच में उनकी कमी महसूस हो रही थी। मजबूत दरवाजे के उस पार पत्थरों की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था। वहां एक संकरी सी खिड़की थी जिसे लकड़ी के शटर से बंद कर दिया गया था और मोटे कपड़े से ढक दिया गया था। हापर ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि रात में खिड़कियां खोलना मना है, लेकिन टावर ऑफ डस्क जैसी जगह में वैसे भी कोई बाहर झांकना नहीं चाहता था। रात में कासल से जरा सी भी रोशनी बाहर निकलना बड़ा अपराध माना जाता था, इसलिए हापर इस बात पर जोर दे रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि सनी और कैसी दोनों को अंधेरे में चलने के लिए किसी रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। वो चाहें तो खिड़कियां पूरी खोल सकते थे, मगर ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। कमरे में एक बिस्तर था जिस पर भूसे का गद्दा बिछा था। एक हल्का सा संदूक और एक छोटी सी मेज रखी थी। मेज पर पानी से भरा एक कटोरा, कुछ साफ कपड़े की पट्टियां और एक तेल का दिया रखा था। वहां एक छोटा गोल दर्पण भी था जो चमकदार कांसे से बना था। सनी ने जैसे ही उस दर्पण में अपनी परछाई देखी, वो एकदम चौंक गया, जैसे किसी अजनबी को देख लिया हो। पिछले 2 महीनों में उसने अपने आप को कई बार शैडो की नज़रों से देखा था, मगर ये कुछ और ही था। वो बहुत बदल चुका था। अब उसका चेहरा ज्यादा नुकीला और तेज लग रहा था। बचपन की मुलायमियत कहीं खो गई थी। लैबिरिंथ की कठिन परीक्षाओं ने उसके चेहरे की मासूमियत छीन ली थी। उसका चेहरा अब पतला, फीका और थका हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और बाल इतने बढ़ गए थे कि आंखों पर गिरते रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बदली हुई चीज थी उसकी आंखें। उन गहरी काली आंखों में अब एक ठंडी, भारी और निष्ठुर चमक थी जो पहले नहीं थी। सनी को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके अंदर भी एक अनुभवी योद्धा की नजर आ गई है। ऐसी ठंडी, हिसाब लगाने वाली निगाहों को बाहरी इलाकों में मर्डर मैथ कहा जाता था। हीरो और नीफिस की आंखों में भी वही ठंडापन था, लेकिन उनके मामले में वो उन्हें सच्चा वॉरियर बनाता था। सनी के लिए वो नज़र कुछ और थी। उसकी आंखों में एक किलर की झलक थी, और उसके भी भीतर, जहां सिर्फ वही देख सकता था, वीवर की विरासत की सुनहरी डोरियां अंधेरे में रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थीं। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए सनी ने एक अजीब, भारी आवाज में मुस्कराते हुए कहा, बुरा नहीं लग रहा सनलेस? अपनी शैडो को कैसी के कमरे के दरवाजे पर पहरे के लिए छोड़कर सनी नर्म बिस्तर पर गिर पड़ा, खुद को कंबल में लपेटा और सोने की कोशिश की। कैसल की सुरक्षित दीवारों के अंदर, सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ, असली बिस्तर पर लेटा हुआ, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तक वो शापित अंधेरे समुद्र में एक टूटी फूटी नाव पर तैर रहा था, डरावने राक्षसों से लड़ रहा था और एक प्राचीन आत्मा भक्षक वृक्ष की भूख में धीरे धीरे अपना होश खो रहा था। वो सब अब किसी बुखारी सपने जैसा लग रहा था। ये इतना बुरा नहीं है, ये सोचते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब वो जागा तो ताजगी और सुकून से भर गया था। उसने खुद को साफ सुथरा किया और हॉलवे में कैसी का इंतजार करने लगा। पपिटियर श्राउड, जो अब आखिरकार कुछ समय सोलसी में रहकर खुद को ठीक कर पाई थी, अब फिर से साफ और चमकदार लग रही थी। वो आर्मर जिसने सनी की अनगिनत बार जान बचाई थी, अब भी पूरी तरह सलामत थी। सनी को एहसास हुआ कि वो कितना भाग्यशाली है जो उसे ये मिली। थोड़ी ही देर में कैसी भी बाहर आई। वो इतनी ताजगी और सुंदरता से दमक रही थी कि जैसे कोई रोशनी बिखेर रही हो। लगता था उसने भी सनी की तरह नहाकर और सारा थकान मिटाकर खुद को संभाल लिया था। कई महीनों की तकलीफों और जंगल जंगल की यात्राओं के बाद दोनों आखिरकार इंसानों जैसे दिखने लगे थे। गुड मॉर्निंग, सनी ने पलकें झपकाईं। वो तो लगभग भूल ही गया था कि कैसी कितनी खूबसूरत है। उसके नाजुक नैन नक्श, चमकती नीली आंखें और हल्के सुनहरे बाल, वो किसी खूबसूरत पोर्सलेन डॉल जैसी लग रही थी। अब उसने एन्चांटेड क्लोक हटा दी थी और बस एक हल्की ट्यूनिक और चमड़े की सैंडल पहनी हुई थी। सच कहो तो वो सांस रोक देने जैसी खूबसूरत लग रही थी। सनी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। ये मुसीबत की गंध आ रही है। गुड मॉर्निंग कैसी। वो उसकी ओर मुड़ी और नाक सिकोड़ी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। क्या? कैसी ने सिर झुकाया और कहा, पता नहीं, तुम्हारी गंध अलग लग रही है। सनी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। अगर ये कहने का तुम्हारा तरीका है कि मैं पहले बहुत बदबू करता था, तो शुक्रिया शायद। कैसी खिलखिलाई और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मतलब नहीं था मेरा। चलो ना, अब चलो खाने चलें। दोनों का मूड अजीब तरह से अच्छा था। सनी ने कैसी को कासल के मेन कीप की ओर रास्ता दिखाया, जैसा हापर ने उन्हें पिछली शाम बताया था। रास्ते में वो ध्यान रख रहा था कि कोई ऐसा दरवाज़ा या गलियारा न पार करें जिस पर सफ़ेद टावर के चारों ओर लिपटे सुनहरे सांप का निशान बना हो। उसकी शैडो बाद में इन मना की गई जगहों पर नज़र डालेगी, लेकिन अभी के लिए उन्हें शांति रखनी थी।
कीप तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत से और स्लीपर्स भी वहीं जा रहे थे नाश्ता करने। कासल में दिन में 2 बार खाना दिया जाता था, एक बार सुबह और दूसरी बार सूर्यास्त से पहले। अगर कोई एक बार चूक गया तो बाकी दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। सनी ध्यान से बाकी स्लीपर्स को देख रहा था और धीरे धीरे कैसी को भी उनके बारे में बता रहा था। कासल के निवासी बाहरी बस्ती वालों से बहुत अलग थे। वे स्वस्थ दिखते थे, कम से कम अच्छे से खाए पिए हुए। यहाँ आर्मर टाइप मेमोरीज वाले ज्यादा थे, हालांकि कुछ सामान्य कपड़े पहने हुए भी थे। लगभग सभी युवा और सुंदर थे। शायद ही कोई ऐसा था जो 20 से ज्यादा उम्र का लगे, लेकिन फिर भी कैसी की खूबसूरती के सामने कोई नहीं टिकता था। आखिरकार वे मेन हॉल में पहुंचे, जहां लंबे लकड़ी के मेजें लगी थीं और दर्जनों स्लीपर्स सुबह का खाना खाने जुटे थे। अचानक सैकड़ों निगाहें कैसी और सनी पर टिक गईं। सनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने निगलते हुए सोचा, मुसीबत। मजबूत कासल का मेन हॉल देखने में जितना विशाल था उतना ही शाही भी था। सुबह की हल्की धूप ऊंची खिड़कियों से अंदर आकर सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे पूरा हॉल चमक रहा था। दीवारों पर बारीक नक्काशियां बनी थीं जो कई मीटर तक फैली हुई थीं, जैसे किसी राजा की कहानी वहां पत्थर पर उकेरी गई हो। हॉल के अंत में सीढ़ियां थीं जो एक अंधेरे कोने तक जाती थीं। उस कोने की पिछली दीवार में बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने थे। जब उन छेदों से धूप अंदर आती थी तो ऐसा लगता था जैसे रात के आसमान के सितारों का एक टुकड़ा कासल के अंदर ही कैद हो गया हो। उसी रोशनी के नीचे एक खाली सफ़ेद सिंहासन रखा था। सनी कुछ पल तक उस सिंहासन को देखता रहा, फिर उसने नज़र नीचे झुकाई और आसपास बैठे सैकड़ों लोगों की तरफ देखा जो उनकी ओर देख रहे थे। लंबी लकड़ी की मेज़ें पूरे हॉल में लगी थीं और उन पर स्लीपर्स की भीड़ बैठी थी। वे सभी अपनी अपनी थालियों में खाना खा रहे थे। शायद उनमें किसी तरह की रैंकिंग या ग्रुपिंग थी, पर सनी को अभी तक समझ नहीं आया था। इस वक्त ज्यादातर लोग उसी की दिशा में देख रहे थे। सनी ने निगल लिया। उसे 2 सेकंड लगे ये समझने में कि सब लोग उसे नहीं बल्कि कैसी को देख रहे थे। उसकी खूबसूरती देखकर सब थम से गए थे। कमाल है। सनी के मन में एक ही ख्याल आया, ये मुसीबत बुलाने वाली बात लग रही थी। वो अंधी लड़की खुद इस ध्यान को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। सनी के शरीर में अचानक आई हल्की टेंशन को महसूस करते हुए उसने पूछा, सनी, तुम रुक क्यों गए? सनी ने आंखें सिकोड़कर सबको एक डरावनी नज़र से देखा और सपाट आवाज में बोला, बस नज़ारा देख रहा था। फिर वो कैसी को साथ लेकर खाने की जगह गया जहां कुछ जवान लड़कियां खाना बांट रही थीं। उसने 2 थालियां लीं जिनमें गर्मागर्म मॉन्स्टर मीट स्ट्यू था और फिर कैसी को एक कोने की खाली जगह पर बैठा दिया। उसने 2 कप भी लिए जो कुछ कुछ चाय जैसे लग रहे थे। बैठकर उसने कैसी के हाथ में चम्मच थमाया और खुद अपनी थाली की तरफ देखने लगा। उसे ये सब ध्यान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। देखो कैसी, इसमें तो सब्जियां भी हैं। मुझे कसम से 2 टुकड़े दिख रहे हैं किसी टमाटर के, या ये गाजर है। ये जो लाल आलू जैसा दिख रहा है वो क्या है? सनी ने सब्जियां सिर्फ एकेडमी की कैंटीन में देखी थीं, इसलिए उन्हें पहचानने में वो माहिर नहीं था। टीचर जूलियस ने भी बस किताब में दिखाया था और कहा था कि अगर ड्रीम रेल में कभी कोई ऐसी चीज दिखे जो असली दुनिया की सब्जी जैसी लगे तो तुरंत भाग जाना। कैसी ने स्ट्यू की खुशबू सूंघी और मुस्कराकर बोली, मुझे लगता है ये बीट रूट है। सनी ने आंखें झपकाईं। कभी नाम नहीं सुना। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, पर सनी अपनी शैडो के जरिए आसपास के स्लीपर्स पर नजर रख रहा था। वो जानता था कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, और कुछ देर बाद बिगड़ गए। सनी ने दांत भींच लिए जब उसने देखा कि 2 खुरदरे चेहरे वाले जवान अपनी सीटों से उठकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में एक गंदी सी चमक थी। लो, शुरू हो गया। सनी ने सोचा, किसने सोचा था कि उसे मुसीबत में डालने वाली चीज कैसी की खूबसूरती होगी। आमतौर पर मुसीबत उसकी जुबान या उसकी बदतमीजी से आती थी, कभी भी एक बार भी उसकी शक्ल से नहीं। कमाल है, अब जलन महसूस कर रहा हूं क्या? सबसे बुरी बात यह थी कि ये दोनों लड़के गुंडलाग के गिरोह के लग रहे थे। उनकी आर्मर और हथियार देखकर साफ पता चल रहा था। वे तलवारों को म्यान में लेकर घूम रहे थे, जबकि मेमोरी किसी भी वक्त बुला सकते थे। इसका मतलब था कि वे ये सब सिर्फ डराने के लिए करते थे। सनी ने कल कासल के गार्ड से मिलकर ये बात नोट की थी। हापर ने क्या कहा था, अगर गुंडलाग के आदमी से कोई गलत फहमी हो जाए तो याद रखना कि ये लोग भारी बोझ ढोते हैं। इन्हें इज्जत से पेश आओ, यानी निगल जाओ। दोनों लड़के हंसी चेहरे पर लिए कैसी की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। सनी ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। पास बैठे स्लीपर्स ने सिर झुका लिए, डर और शर्म से। शायद बस हेलो बोलने आए हैं। सनी ने मुंह खोला, इज्जत से,
याद रखो, इज्जत से। और कहा, क्या घूर रहे हो हरामखोरों? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब सबकी नज़र सचमुच सनी पर थी, कैसी पर नहीं। अच्छा है, कम से कम अब गलतफहमी नहीं। आसपास बैठे कुछ स्लीपर्स, जिन्होंने अभी तक अनजान बनने की कोशिश की थी, अब सिर झुकाकर गायब होने की कोशिश करने लगे। सनी ने उन्हें घृणा से देखा और फिर उन दोनों जवानों की तरफ पलटा जिनकी आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। सच कहें तो सनी खुद हैरान था कि उसके मुंह से ये बात निकल गई। गुस्से ने पल भर के लिए उसे काबू में कर लिया था, लेकिन अब जो होना था वो तो तय था। उसके अंदर भाई जैसा रक्षक भाव अब भी जिंदा था, और शायद पहले से ज्यादा ताकतवर। चलो फिर, अंधेरा देखना है ना, दिखा देता हूं। वो दोनों बेवकूफों को घूरने लगा। पीछे कैसी ने चिंता से सिर घुमाया। उनमें से एक मुस्कराया, हम तो बस इस खूबसूरत गुड़िया से मिलने आए थे, पर कोई बात नहीं, पहले इसके जोकर दोस्त से ही जान पहचान कर लेते हैं, क्या बोलता है? दूसरा सनी को बिना हंसी के घूर रहा था। कैसी ने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम लोग ऐसा क्यों? पर उससे पहले ही दूसरा आगे बढ़ा और गुर्राया, क्या कहा तूने जोकर? पता भी है हम कौन हैं? हम गुणलाक के आदमी हैं। उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। सनी जानता था कि अब पीछे हटना खतरनाक होगा। अगर अब उसने कमजोरी दिखाई तो सब खत्म। ऐसे लोग सिर्फ दो चीजें समझते हैं, डर और ताकत। सनी ने हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें घूरा और ठंडी आवाज में कहा, कंग्रेचुलेशंस, अब निकल जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। शायद उसकी आवाज या आंखों में कुछ ऐसा था कि तलवार वाले ने एक पल को झिझक दिखाई। सनी को लगा कि उसकी धमकी काम कर गई, लेकिन फिर उस लड़के ने चारों तरफ देखा और वो उम्मीद खत्म हो गई। अगर वे अकेले होते तो शायद डर जाता, लेकिन इतने लोगों के सामने डर दिखाना उनके लिए नामुमकिन था। गुणलाक का आदमी दांत दिखाकर बोला, बड़े भारी शब्द बोलता है तू, कमजोर जोकर। तेरी ये लड़की तेरे साथ रहकर क्या करेगी? क्यों ना हम मदद करें और तुझे गायब कर दें? सनी मुस्कराया, लगता है आज दो बेवकूफ मरने वाले हैं। कैसी का चेहरा अब गुस्से और चिंता से भरा था। मैं तय करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है, अब प्लीज। पर वो सुन नहीं रहे थे। सनी तैयार था, मिडनाइट शार्ट बुलाने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, उन्हें छोड़ दो प्लीज, ये मेरे दोस्त हैं। सनी ने चौंककर शैडो से पीछे देखा। वहां एक लंबा और आत्मविश्वासी जवान खड़ा था, हाथ कमर पर रखे हुए। उसके भूरे बाल, शांत और सुंदर चेहरा और आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो था कास्टर। बिना किसी शक के वो कास्टर ही था, वही इंसान जिसे सनी ने अब तक नेफिस को हराते हुए देखा था, भले ही वो बस ट्रेनिंग के वक्त हुआ हो। अकेडमी के दिनों में कास्टर उनकी बैच का सितारा था। देखने में हैंडसम और स्वभाव से दोस्ताना, वो न सिर्फ पॉपुलर था बल्कि सबका रिस्पेक्ट भी पाता था। और सनी को मानना पड़ा कि ये सब सिर्फ उसकी लेगेसी होने की वजह से नहीं था। बाकी लेगेसीज भी उसकी ओर देखते थे। कई लोग तो ये तक कहते थे कि असली रैंकिंग्स का राजा वही है, और चेंजिंग स्टार को पहला स्थान तो बस गलती से मिला था। कास्टर ताकतवर था, बहुत स्किल्ड और चार्मिंग भी। साथ ही वो हम्बल था, और उसका मिलनसार स्वभाव किसी को भी उसे नापसंद करने नहीं देता था। उसका बैकग्राउंड बेदाग था और उसका फ्यूचर बेहद उज्ज्वल। सीधी बात यह थी कि वो सनी का एकदम उल्टा था। धत, मुझे पता था ये आवाज कहीं सुनी हुई है। सनी ने सिर घुमाया और उस हैंडसम यंग मैन को देखकर हैरान रह गया। वो यहां क्या कर रहा था? वो दो स्लीपर्स, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो मिडनाइट शार्ट की धार के कितने करीब पहुंच चुके थे, अब वही देख रहे थे। उनके चेहरों से सारा जोश गायब था। Oh, it's you. अरे, ये तो मेरा डायलॉग था। कास्टर ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुणलाक के लोग जैसे अपना जोश खो बैठे। एक दूसरे की ओर देखकर उनमें से एक बोला, तुम इसे जानते हो कास्टर? कास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, हम अकेडमी में साथ थे। इस आदमी के बदतमीज बर्ताव पर ध्यान मत दो। दोस्तों, ऐसा ही है ये, थोड़ा खुरदुरा है, लेकिन जब जान लोगे तो काफी अच्छा लगेगा। कब से हम जानने लगे एक दूसरे को? सनी ने मन ही मन सोचा। गुस्से में था, लेकिन खुद को चुप रखा। वो समझ गया कि कास्टर बस माहौल शांत करना चाह रहा है, और मानना पड़ेगा, उसका आना सही वक्त पर हुआ। सनी को यकीन था कि वो उन दो गुंडों को हरा सकता था, लेकिन फिर आगे क्या होता? बाकी गुणलाक के लोग तो चुप नहीं बैठते। कासल के मालिकों से पहले ही दिन भिड़ना कोई समझदारी नहीं होती। वो दोनों गुंडे अब पीछे हट चुके थे। खुद को संभालते हुए उन्होंने कास्टर को घूरा और बोले, अपने दोस्त को मैनर्स सिखाओ कास्टर, अगली बार इतना नरम नहीं रहेंगे।
इतना कहकर वो वापस अपनी सीटों पर चले गए और सबको घूरते रहे ताकि कोई देखने की हिम्मत न करे। कुछ ही देर में हॉल फिर से आवाज़ों से गूंज उठा। कास्टर ने उनकी ओर देखा और फिर सनी की तरफ मुड़ा। मुस्कान अब थोड़ी गंभीर थी। वो बहुत समझदारी का काम नहीं था मेरे दोस्त। सनी ने कंधे उचकाए। हाँ, खैर, किसने कहा मैं स्मार्ट हूं? अरे, ये तो गलत बोल गया, उसने मन में बुदबुदाया। कास्टर ने कुछ पल उसे देखा और फिर सांस छोड़ी। जो भी हो, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा, ये कहकर वो बैठ गया जैसे किसी ने उसे बुलाया ही हो। खैर, कुछ तो रिश्ता था उनके बीच। अकेडमी में साथ पढ़े लोग बात करें, ये अजीब तो नहीं। फिर भी सनी को वो पसंद नहीं आया। कैसी की तरफ देखते हुए उसने ठंडी मुस्कान दी और बोला, क्या बात है, जिंदा देखकर बहुत शौक हुआ क्या? कास्टर थोड़ा रुका। अच्छा हुआ कि तुम लोग बच गए। ये उसका तरीका था मानने का कि हाँ, वो हैरान तो हुआ लेकिन खुश भी। सबको मालूम था कि एकेडमी में सनी और कैसी को दो चलते फिरते मुर्दों जैसा समझा जाता था। जैसे नीफिस और कास्टर ऊपर थे, वैसे ही वो दोनों सबसे नीचे। इस वजह से सब उनसे दूरी बनाए रखते थे। सनी को तो वैसे भी किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था, बल्कि उसने खुद लोगों को दूर किया था। कोई उनके पास रहना नहीं चाहता था, जैसे वो मौत की छाया लेकर चलते हों। सनी भी कैसी से जितना हो सके दूर ही रहता था। अब महीनों बाद फॉरगॉटन शोर की भयावहता झेलने के बाद उन्हें जिंदा देखकर कास्टर को अजीब तो लगना ही था। कैसी मुस्कुराई। Thank you. कास्टर ने भी मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। तुम कैसिया हो ना? और तुम? सनलिस? सनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये देखकर हैरानी है कि तुम्हें हमारे नाम याद हैं। हमें तो याद है कि तुम लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे। कैसी ने उसका हाथ दबाया, नाराज होकर बोली, Sunny. कास्टर हल्के से हंस पड़ा। नहीं नहीं, वो सही कह रहा है। हम वाकई में बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव करते थे। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है बहुत गलतियां की हमने। काश तब समझ होते। कुछ देर चुप रहकर वो नॉस्टाल्जिया भरी मुस्कान के साथ बोला, फिर भी अकेडमी के वो दिन पूरी तरह बुरे नहीं थे। याद है सनलेस, पहली बार जब तुमसे मिला था, तुमने तो धमाल मचा दिया था। वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें जागे हुए टायरेंट्स के मुंह पर थूकना, सॉर्ड सेंट्स को उंगली हिलाकर मार गिराना। वो हंसने लगा, पुरानी बातें याद करते हुए। सनी मुस्कुराया। अब उसका मन शरारत करने को हुआया। वो सब तो बच्चों के खेल थे। तुमने लैबिरिंथ में जो मैंने किया वो देखा होता तो असली मजा आता। कास्टर की आंखों में हंसी की चमक थी। अच्छा, बताओ तो जरा, और क्या किया वहां? सनी ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे कुछ खास नहीं। बस यूं ही कुछ काम किए। सोचता हूं, हाँ, शायद सबसे बढ़िया काम था एक ग्रेट डेविल को एक ही वार में खत्म कर देना। सीधे मार गिराया। कोई दिक्कत नहीं हुई। उससे एक मेमोरी भी मिली। पर तुम पूछने वाले हो तो पहले ही बता दूं, नहीं दिखा नहीं सकता। क्योंकि हाँ, वो तो मैंने खा ली। कास्टर काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। कैसी भी मुस्कुरा दी। सनी की बात सुनकर मानो उसका दिल हल्का हो गया हो। सिर हिलाते हुए वो खूबसूरत यंग मैन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मजाकिया अंदाज तो अभी भी वैसा ही है। अच्छा है, ये अच्छा है। यहां आकर बहुत कम लोग अपना ह्यूमर बचा पाते हैं। सनी ने 2 बार पलकें झपकाईं और हल्के से नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, क्या मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का? मैं तो सच कह रहा हूं। जवाब में फिर एक बार जोरदार हंसी सुनाई दी। वो सोच में पड़ गया। अचानक कैसी की कही बात याद आई कि ब्राइट कासल में खाना है, सुकून है और हंसी भी है। कैसी ने अपने सपने में पहली बार यही जगह देखी थी और तब उसने सनी को अपने साथ उस कासल के गेट से गुजरते देखा था। उसकी प्रोफेटिक विजन्स डरावनी सच्चाई बनती जा रही थीं। अब तो सोचने पर मजबूर हो गया सनी कि वो दूसरी विजन क्या थी जो कैसी ने देखी थी। लेकिन उसने खुद को भटकने नहीं दिया। उस अजीब बेचैनी को दिल से दूर किया और मुस्कुराकर कंधे उचकाए। अच्छा, मत मानो अगर नहीं मानना तो। वो तो मेरी बस एक छोटी सी एडवेंचर थी। बाकी तो आम बातें थीं, जैसे दर्जनों अवेकन क्रीचर्स को मारना, मौत के दरवाजे से वापस किसी खूबसूरत प्रिंसेस के हाथों जिंदा होना, कर्स्ड सी की गहराइयों से एंशिएंट हॉरर्स बुलाना, पुराने फींड्स को चकमा देकर उनकी पकड़ से निकलना, डीमन बोन्स की बोट पर अबिस पार करना, पानी के नीचे गार्गेंचुअन लिवायथन से लड़ना वगैरह। बस ऐसी रोजमर्रा की बातें। सनी जैसे जैसे बोलता गया, कैसी की हंसी धीरे धीरे थम गई। फिर वो उसे देखने लगी, मानो अब जाकर उसे एहसास हुआ हो कि ये सब कितना अजीब और असंभव लगता है। सच तो ये था कि अगर कोई सुनता तो ये सब किसी फेरी टेल जैसा लगता, लेकिन ये सब उन्होंने जिया था।
ये सब सच में हुआ था। कास्टर मुस्कुराया और बोला, वाह सनी, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी कहानी बड़ी फीकी लगने लगी। मैं तो बस शहर की दीवार के पास ड्रीम रेल में दाखिल हुआ, कुछ दिन डरावने मॉन्स्टर्स से भागता रहा, फिर कासल के एक हंटिंग पार्टी से टकरा गया, और बस यही मेरी कहानी। उसने हल्का सा लंबा सांस लिया। वैसे तुम लोग यहां कब पहुंचे? मुझे तो लगता है पहले कभी नहीं देखा। सनी ने झूठ बोलने का कोई कारण नहीं देखा। वो अपने मॉन्स्टर स्ट्यू की तरफ देखता रहा जो अब ठंडा हो चुका था, और बोला, हम 2 दिन पहले डार्क सिटी पहुंचे और कल शाम को कासल में दाखिल हुए। कास्टर ने हैरानी से उसे देखा, फिर 2 बार पलकें झपकाईं। रुको, मतलब क्या? तुम लोग सच में 2 महीने लैबिरिंथ में फंसे रहे? सनी के मन में एक हल्की घबराहट उठी। यही वो पल था जिससे वो डर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था कि कोई उसे कोई ताकतवर इंसान समझे। दुश्मन के लिए सबसे अच्छा फायदा होता है जब वो तुम्हें कमजोर समझे। और वैसे भी वो ये नहीं चाहता था कि कोई जान जाए चेंजिंग स्टार अकेली नहीं थी जिसने फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम पाया था। पर सनी तैयार था, उसने पहले से ही एक भरोसेमंद बहाना सोच रखा था। जब भी मुसीबत हो, बस सब दोष नेफिस पर डाल दो। मन ही मन हंसते हुए सनी ने कांपने का नाटक किया और बोला, हाँ, मत पूछो, वो जगह तो नरक थी। अगर चेंजिंग स्टार न होती तो हम दोनों कब के मर चुके होते। असल में नेफिस भी उसके बिना नहीं बच पाती, लेकिन कास्टर को ये जानने की जरूरत नहीं थी। सनी जानता था कि अगर वो नेफिस का नाम किसी 2 हारे हुए लोगों कैसी और उसके साथ जोड़ देगा तो लोग यही सोचेंगे कि नेफिस ने दोनों को पीठ पर उठाकर सुरक्षित पहुंचाया होगा। और सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही सनी ने नेफिस का नाम लिया, कास्टर के चेहरे पर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। वो थोड़ा आगे झुका और शांत आवाज में बोला, चेंजिंग, लेडी नेफिस जिंदा है? वो यहां है? वो अब सनी की जान बचाने की कहानी भूल चुका था। सनी ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। कास्टर की प्रतिक्रिया उम्मीद से ज्यादा तीव्र थी, थोड़ा अजीब भी लगी। लेकिन फिर उसे याद आया, अकेडमी के समय से ही कास्टर कुछ ज्यादा ही नेफिस को देखता था। सनी के मन में अचानक गुस्सा उमड़ा। तू भी नालायक, कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। दांत भींचते हुए उसने कहा, हाँ, वो यही है। कैसी ने थोड़ा सिर मोड़ा, झिझकी, फिर बोली, हमारे पास जब कासल पहुंचे तो बस 2 सोल शार्ड्स थे, इसलिए वो आउटर सेटलमेंट में रह रही है फिलहाल के लिए। कास्टर थोड़ा पीछे झुका, उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा झलकी जो पल भर में गायब हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, समझ गया समझ गया। सनी ने चाय का घूंट लिया और पूछा, तुम्हें नेफिस में इतनी दिलचस्पी क्यों है अचानक? कास्टर थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्या? ओह नहीं, बस ये जानकर अच्छा लगा कि हम में से कुछ और भी जिंदा हैं। उसने सिर झुकाकर आह भरी। मेरी जानकारी के मुताबिक इस साल स्पेल ने बस 7 स्लीपर्स को फॉरगॉटन शोर भेजा था। आज तक तो मैं सोचता था कि मैं अकेला बचा हूं। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं गलत था। कास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर लेडी नेफिस तुम्हारे साथ थी तो समझ आता है कि तुम ब्राइट कासल तक पहुंच गए, लेकिन बाकी 3? मुझे डर है कि वो अब नहीं रहे। उनकी आत्मा को शांति मिले। सनी और कैसी दोनों ने सिर झुका लिया, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए। भले ही एकेडमी में बाकी स्लीपर्स ने उन्हें कभी खास नहीं माना, फिर भी ये जानकर मन भारी हो गया कि जिन बच्चों को वो थोड़ी बहुत पहचानते थे, अब वो ड्रीम रेल्म के उस निर्दयी इम्तिहान में मारे जा चुके थे। नाइटमेयर स्पेल ने अपने पहले शिकार चुन लिए थे। अब अगला कौन होगा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना कास्टर के शब्द दोहराए, उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे। हर कोई अपने अपने मन में सोच रहा था कि इस शापित जगह में उनका भाग्य आखिर क्या होगा। आखिरकार सनी ने उस अंधेरी सोच से खुद को झटका और पूछा, तो तुम इतने समय से यहीं हो? आखिर कासल में रहना कैसे अफोर्ड करते हो? कहीं तुमने उस गोल्डन सर्पेंट की आर्मी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया? कास्टर ने एक लंबी सांस ली। नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं, तो वो झूठ होगा। यहां किसी न किसी रास्ते से सबका संबंध गुणलाग और उसके आदमियों से ही जुड़ जाता है। शायद ही कुछ ताकतवर स्लीपर्स बचे हों जो अब तक स्वतंत्र हैं। अभी मैं उन्हीं में से एक हूं। सनी ने उसकी तरफ देखा और वही सवाल दोहराया। कैसे? वो सुंदर यंग मैन बस कंधे उचकाकर बोला, मेरी एस्पेक्ट एबिलिटी मुझे नाइटमेयर क्रीचर्स से बच निकलने में थोड़ी बढ़त देती है, पर उन्हें मारने में नहीं। कुछ बार मैंने बाकी स्वतंत्र शिकारियों के साथ हंटिंग एक्सपीडिशंस में हिस्सा लिया, पर वो गलती थी। हम मुश्किल से जान बचाकर लौटे। हाँ, पर उससे मुझे कुछ सोल शार्ड्स मिल गए। बाकी मैंने कुछ मेमोरीज बेचकर हासिल किए।
सनी ने मन ही मन सोचा, सही ही तो है। बाकी सामान्य लोगों की तरह नहीं, ये घमंडी लेगेसी ड्रीम रेल्म में अपने क्लैन की दी हुई कई मेमोरीज लेकर आया था। और शुरुआत में ही इसमें थोड़ी सोल एसेंस भी पहले से भरी हुई थी, भले ही ज्यादा न हो। मेमोरीज तो हर कोई असली दुनिया में वापस ला सकता था, लेकिन सोल शार्ड्स असली वस्तुएं थीं, और इसलिए सिर्फ मास्टर्स और सेंट्स ही उन्हें रेल्म्स के बीच ले जा सकते थे, क्योंकि वो आत्मा से नहीं बल्कि शरीर से यात्रा करते थे। इसका मतलब ये था कि बड़े से बड़े लेगेसी क्लैन्स भी अपने उत्तराधिकारियों को ज्यादा सोल एसेंस पहले से नहीं दे सकते थे। मास्टर्स तो वैसे भी बहुत दुर्लभ होते हैं, सेंट्स तो और भी कम। कुल मिलाकर कास्टर की हालत यहां फॉरगॉटन शोर पर किसी और से बहुत बेहतर थी। उसके एंसेस्ट्रल मेमोरीज ही उसे कई महीनों शायद सालों तक कासल में चैन से रहने का साधन दे सकती थीं। इस समय को वो डार्क सिटी की बारीकियां सीखने या फिर गनलॉक के होस्ट में शामिल होने पर विचार करने में लगा सकता था। यहां तक कि इस नर्क जैसी जगह में भी उसका बैकग्राउंड उसे बहुत बड़ा फायदा दे रहा था। भाग्यशाली कमीना। पर फिर भी सनी को समझ नहीं आया कि वो गुंडे उससे इतना डर क्यों रहे थे। सनी ने भौहें सिकोड़ी। गुणलाक के आदमी तुमसे डरते क्यों हैं? कास्टर ने हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। वे दोनों? ओह, सही है, तुम तो अभी अभी कासल पहुंचे हो। देखो, गुणलाक की सेवा में कई तरह के लोग हैं। जिन दो आदमियों को तुमने बेइज्जत किया, वो कासल गार्ड के सदस्य हैं। वो इस हायरार्की में सबसे नीचे हैं, सबसे कमजोर भी, और असली बैटल का अनुभव भी लगभग नहीं के बराबर है। मेरी जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है, वो उन्हें 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। एक पल को उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। उसकी मिलनसार स्वभाव को देखकर अक्सर ये भूल जाना आसान था कि लेगेसी शब्द का मतलब क्या होता है। लेगेसीज को बचपन से ही लड़ना और मारना सिखाया जाता है। हर एक सच्चा योद्धा होता है। सनी को जरा भी शक नहीं था कि कासल में कास्टर की असली प्रतिष्ठा उतनी मामूली नहीं जितनी वो दिखा रहा था। आखिर वही तो अकेला इंसान था, नहीं अकेला अस्तित्व जिसे सनी ने नेफिस को हराते देखा था, और नेफिस की ताकत सनी के दिल में जितनी ऊंचाई पर थी उतनी किसी और की नहीं। कोई भी उसके बराबर नहीं था। सनी को पूरा यकीन था कि कास्टर की प्रतिष्ठा खून बहाकर ही बनी है। काश कभी मुझे इस आदमी से बैटल में न भिड़ना पड़े, उसने ठंडी सहरन महसूस करते हुए सोचा, जो शायद आने वाले खतरे की आहट थी। उसने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश में लंबी सांस ली और पूछा, तो मुझे उनकी रिटेलिएशन की चिंता नहीं करनी चाहिए? वो एमिएबल यंग मैन सिर हिलाते हुए बोला, जिन 2 गार्ड्स को तुमने अपमानित किया, वो शायद खुद से कुछ करने की कोशिश करें, पर होस्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर मुझे शक है कि वो ऐसा करेंगे। बस आगे उन्हें और उकसाना मत। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अगर वो हंटर्स होते, या और भी बुरा, पाथफाइंडर्स में से कोई, तो मेरा नाम भी तुम्हें नहीं बचा पाता। तुम बस मर जाते। इसलिए आगे से जरा संभलकर रहना। ये कासल बाहर की सिटी जितना ही खतरनाक है, कुछ मायनों में उससे भी ज्यादा, खासकर तुम्हारे स्वभाव वाले लोगों के लिए। सनी के मन में आया, इसका मतलब क्या है? वो जवाब देना चाहता था, पर फिर चुप हो गया। हाँ, मानना पड़ेगा, उसका स्वभाव वाकई मुसीबत को अपनी ओर खींचता था। गुनहगार साबित। जब वो अपनी जिंदगी के चुनावों पर सोच ही रहा था, कैसी ने धीरे से पूछा, कास्टर, क्या सच में यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वो गर्वीला लेगेसी उसकी तरफ देखता रहा, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई, आंखों में भारीपन था। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस ली और कहा, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कैसिया, जहां हम पहुंच सकें। अभी के लिए तो यही हमारी दुनिया है। शायद भविष्य में कुछ बदले, लेकिन फिलहाल खुद का ख्याल रखो और बस सर्वाइव करने की कोशिश करो। वो उठ खड़ा हुआ, एक बार दोनों की तरफ मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में। अब मैं तुम्हें खाने पर छोड़ देता हूं। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे मिलने आना। मेरे क्वार्टर्स टावर ऑफ डॉन में हैं। सनी ने मन ही मन सोचा, क्वार्टर्स? जरूर इस बदमाश के अपने क्वार्टर्स होंगे। कास्टर के जाने के बाद सनी ने आखिर अपने स्ट्यू की तरफ ध्यान दिया, जो अब तक ठंडा पड़ चुका था। बहुत बढ़िया, नाश्ता तो गया काम से। सब उसकी गलती है, सनी ने गुस्से से सोचा, आंखों से उस लंबे स्लीपर की पीठ को घूरते हुए। सब उसकी गलती है, मेरी नहीं। हाँ, बिल्कुल। कुछ देर बाद सनी अपनी बेड पर लेटा था, आंखें बंद किए हुए। टावर ऑफ डस्क शांत और स्थिर था। अब वक्त था अपने शैडो को टहलाने भेजने का। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।